हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान के अभिसमय या वैधानिक परंपराएं, कन्वेंशंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि ब्रिटिश संविधान के जो विभिन्न सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उसमें अभिसमय एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है और यह संविधान जो है वह अभिसमय पर आधारित संविधान कहा जा सकता है कि कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मानो मूल ढांचे पर मांसरूपी आवरण है और इनसे कानूनी संविधान कार्य रूप में लाया जाता है और वे इसे निरंतर विकसित विचारों के साथ रखते हैं। मिल तो कहते हैं कि ये संविधान के अलिखित नियम है ना, और डाइसी ने इन्हें संवैधानिक अधिसमय कहा है, जिनके आधार पर ब्रिटिश संविधान विकसित है। अभिसमय का तात्पर्य क्या हो सकता है ना, मीनिंग ऑफ कन्वेंशंस, कि संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश अभिसमय कहलाते हैं। अभिसमय इसको कहते हैं कि संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज हैं, समझौते हैं, जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार हों, है ना। तो अभिसमय उन समझौतों को, उन आदतों या प्रथाओं जिनसे मिलकर बनते हैं, जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं, वह है अभिसमय। तो अभिसमय एक तरह से वे समझौते हैं, आदत हैं, वे प्रथाएं हैं, है ना, जिनसे राजनीतिक नैतिकता बनी है। अभिसमय कोई ऐसी लिखित वस्तु नहीं है, ये एक प्रकार के रीतिरिवाज या समझौते हैं, जिनको ब्रिटिश संविधान में क्या कहा गया है, अभिसमय कहा गया है, और ये ब्रिटिश संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिसमयों को हम देखें तो इनका जो स्रोत संसद की कानून निर्मात्री जो शक्ति है ना, वो नहीं है। संसद की कानून निर्माण करने वाली जो शक्ति होती है वह अभिसमय नहीं बनाती, बल्कि ये किससे बनते हैं, प्रथाओं से, परंपराओं से। और जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, तो ये फिर किसका रूप ले लेती है, अभिसमय का। कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनको काम में लिया, जो प्रयोग में आती गई, और प्रयोग में आने के बाद वो ऐसा लगेगा कि नहीं वो उपयोगी है, और जब वो उपयोगी है तो प्रशासन क्या करता है, उसको निरंतर काम में लेता रहता है, और वही जो प्रथाएं हैं जो उपयोगी भी हैं, है ना, तो वो अभिसमय का रूप लेती है। अब आप देखिए, अभिसमयों का जो पालन है वो कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, बल्कि उनका पालन लोकमत, पारस्परिक सहमति और सहभागिता का, मतलब व्यक्ति अपने आप अपनी इच्छा से इनका पालन करता है। ये ऐसी प्रथाएं हैं, है ना, इसको व्यक्ति स्वयं मानता है। अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं है ना, लेकिन फिर भी अभिसमय जो है उनको कानून से जैसी पवित्रता प्राप्त होती है, उनका पालन भी कानून के समान ही किया जा सकता है। तो अभिसमय आपको समझ में आया होगा कि अभिसमय वो प्रथाएं जिनका धीरे धीरे उपयोग होता रहा और वह काम में आती रही, और उपयोग होने के कारण प्रशासन ने उसको निरंतर रखा, तो एक तरह से वो कानून का ही रूप ले लिया उसने, है ना। तो वो कानून नहीं है, लेकिन कानून से कम भी नहीं है, और कानून के समान ही उनका उपयोग किया जाता है। देखिए, हम कानून और अभिसमय के अंदर भेद देखते हैं कि व्यावहारिक प्रशासन के क्षेत्र में यदि अभिसमयों का कानून की भांति ही पालन किया जाता है, लेकिन कानून और जो अभिसमय है उसमें कुछ भेद भी हैं। अभिसमय की जो प्रकृति उसको समझने के लिए हमको इन दोनों के भेदों को जानना चाहिए कि कानून और अभिसमय में क्या भेद है। देखिए, पहला भेद हम करते हैं इसका रूप के आधार पर। देखिए, कानून लिखित रूप में होते हैं, है ना, इनका रूप कैसा है, और अभिसमय क्या है, अलिखित होते हैं। इसके स्वरूप का यह भेद जो है
कि कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित हैं और लोग सब उनको जानते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है, बार बार पढ़ लिया जाता है, तो लोग सब उनको जानते हैं। किंतु अभिसमयों का जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जागरूकता की जरूरत होती है। जो जागरूक है वही जानता है। हमारे यहाँ भी जैसे प्रथाएं, परंपराएं हैं, हम कहते हैं बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है ना। कानून की तो बात सब कर लेते हैं, है ना, लेकिन प्रथाओं का जो है, जो जागरूक है उसको प्रथाओं और परंपरा का ज्ञान होता है। दूसरा अंतर बताया निर्माण के आधार पर कि कानून क्या होता है कि किसी भी कानून निर्मात्री जो सत्ता है बनाने वाली, उसकी इच्छा का परिणाम होते हैं, किसी ने बनाया उनको। जिनका निर्माण क्या होता है, एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है। लेकिन अभिसमय उदाहरण व्यवहार के परिणाम होते हैं। जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और वह व्यवहार उपयोग सिद्ध होता है, तो कालांतर में वो किसका स्थान ले लेता है, अभिसमय का स्थान ले लेता है। तीसरा जो कानून अभिसमय में अंतर है वह है निश्चितता के आधार पर, है ना। अनिश्चितता या निश्चित कह सकते हैं कि कानून में अनिश्चितता का भाव होता है, देखिए एक, और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है, जबकि अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। तो एक विशेष प्रकार के व्यवहार ने अभिसमय का रूप प्राप्त कर लिया, है ना, और इसके संबंध में अनेक बार वाद भी किया जाता है कि भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चितता और अनिश्चितता, कानून निश्चित है, अभिसमय निश्चित नहीं होते। अगला जो अंतर हम देख सकते हैं कानून और अभिसमय के अंदर, वह है स्वीकृति के आधार पर। देखिए कानून के पीछे क्या होता है, राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना क्या होता है, अनिवार्य होता है, और अगर व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा तो दंडभागी भी बनता है। लेकिन अभिसमय का पालन करना जो है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और अगर वो अभिसमय का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार कानून के पीछे क्या है, वैधानिक शक्ति और बल होता है, लेकिन अभिसमय के पीछे केवल नैतिक शक्ति होती है। और इस कारण अभिसमयों को राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र ही कहा गया है। तो इसके संबंध में आप देखिए जेनिंग्स ने लिखा है, क्या कानून है और क्या अभिसमय है ना। ये मुख्यतः परिभाषिक प्रश्न है। इनके उत्तर केवल उन्हीं को ज्ञात हैं जिनका कार्य उन्हें ज्ञात करना है। जनसाधारण के लिए इस बात का कि कोई नियम न्यायिक अधिकारियों द्वारा बना है या नहीं कोई विशेष महत्व नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये कानून और अभिसमय के अंदर अंतर भी बताते हैं। अभिसमय और कानून देखिए एक दूसरे के पूरक भी हैं। अभिसमय और कानून में जो भेद है ना, तो ये आपस में एक दूसरे के कोई प्रतिद्वंदी नहीं है कि अभिसमय कानून का स्थान लेना चाहते हैं और नहीं कानून अभिसमय का स्थान लेना चाहता है। अभिसमय तो कानून के पूरक होते हैं। अभिसमय कानून के जो अंतराल हैं उनको भरते हैं, है ना, और समय अनुकूल बनाने में उनको सहायता करते हैं। तो अभिसमय और कानून दोनों का एक ही लक्ष्य देखा जाए तो क्या लक्ष्य है कि राज्य की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से चले, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अभिसमयों का कुछ वर्गीकरण की किस किस प्रकार के अभिसमय हैं ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटिश संविधान के जो हालांकि बहुत प्रकार के अभिसमय के अंदर है, सभी सूची देना तो संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ खास खास अभिसमयों को यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। जैसे राजपथ से संबंधित अभिसमय है ना। राजपथ से जो संबंधित अभिसमय हैं वो कौन कौन से हैं, सम्राट के से जुड़े हुए कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है, ये भी एक वहाँ परंपरा बन गई, अभिसमय है, एक प्रथा है ना। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है ना। अभिसमय के ही आधार पर सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता नहीं करता। ये भी एक परंपरा बनी हुई है कि सम्राट मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन को भंग करे, लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, केवल प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर ही वह कार्य कर सकता है ना। देखिए, और जो अगर कोई पदासीन प्रधानमंत्री, पदासीन मीन्स जो उस समय पद पर है, के विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये कहीं कहीं उसके विवेक का भी प्रयोग है ना। ये राजपथ संबंधी, सम्राट संबंधी अभिसमय है। इसी तरह से आप देखिए मंत्रिमंडल से संबंधित भी कुछ अभिसमय है कि
इसके अनुसार क्या है कि सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। कोई भी मंत्री तभी बनेगा जब वो संसद का सदस्य है। ये एक अभिसमय है, प्रथा बन गई। संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोक सदन को क्या दिया जाए, विघटित कर दिया जाए, है ना। क्योंकि अब मंत्रिमंडल का जैसे कोई भी वर्चस्व नहीं रह गया है, तो इसको भी वो मान लें। अभिसमय के अनुसार ही किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर भी मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल के लिए देखिए कि यह भी अभिसमय है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यदि लोक सदन में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ जाए तो सारे के सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत वहां पे है, वो भी किसके आधार पर है, वो भी अभिसमय के आधार पर। तो साधारणतः प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छाओं जिसको लेगा। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इस तरह से मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ अभिसमय बने हुए हैं। इसी तरह आप देखिए कि विधायी प्रक्रिया और संसद के जो दोनों सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, इनके विषयों में भी कुछ अभिसमय है कि संसद के जो दोनों सदन होंगे वह किस पर आधारित है, वह भी अभिसमय पर ही आधारित है, लोक सदन। फिर आप देखिए सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाए और संसद के प्रथम अधिवेशन में और दूसरे अधिवेशन में 1.5 साल से ज्यादा का अंतर, 1 साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्रकार की प्रथा है। देखिए ब्रिटेन के संविधान के अंदर हम देखते हैं तो अभिसमय रिवाज प्रथाएं इतनी ज्यादा मजबूत हो गई हैं कि उन्होंने एक तरह से कानून से भी आगे बढ़ गए हैं, उनको माना जाता है क्योंकि वो सही है। इसलिए आप देखिए ब्रिटेन आज कितना विकसित देशों में से है, जबकि उसका संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है, अभिसमय परंपराओं प्रथाओं के ऊपर आधारित संविधान। लोक सदन के अध्यक्ष जो हैं उसके संबंध में भी एक परंपरा है, देखिए कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने से पहले उसे अपने राजनीतिक दल से सदस्य, वो किसी भी राजनीतिक दल का अगर वो अध्यक्ष बन गया है ना, तो उसको अपने पद से क्या, उसको अपने दल के से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मीन्स अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, किसी दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीकर किसी दल से संबंधित हो तो वो अपने निर्णय निष्पक्ष नहीं कर सकता। प्रत्येक विधेयक का 3 बार वाचन हो, ये भी एक तरह से मतलब अभिसमय होगा कि एक बार 2 बार जो भी गलती होती है वो निकलती चली जाती है ना। और जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका है तब विरोधी पक्ष की ओर से भी एक भाषण होता है जिसमें सम्राट के विरोधी पक्ष का समस्त विचार अभिसमय का ही परिणाम है। हिज मैजेस्टीज अपोजिशन, ये भी एक तरह से किसका परिणाम है, अभिसमय का ही परिणाम है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखें कि ब्रिटेन के संविधान के अंदर कुछ बातें, कुछ प्रथाएं इस तरह से मजबूत हो गई हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अभिसमय, और वो एक तरह से कानून से भी ज्यादा कार्य कर रही है। अब आप देखिए अभिसमय जो है इसके पीछे कुछ सैंक्शंस होती हैं, अनुशक्तियां होती हैं, इनका पालन क्यों किया जाता है ना, कि ब्रिटिश संविधान के अंदर जो अभिसमय उनका पालन क्यों किया जाता है। अभिसमय न तो कानून निर्मात्री सभा बने हैं, न ही इन्हें कोई न्यायिक मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है कि अभिसमय का पालन क्यों किया जाता है ना। तो इसके लिए आप देखिए कि अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे डाइसी कहते हैं अभिसमय और कानून परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो इससे कानून का उल्लंघन हो जाता है, या इस उल्लंघन से कानून को क्षति पहुंचती है, क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः अभिसमयों का पालन करना ही होता है। क्योंकि वहां ऐसी ये भी एक प्रथा बन गई है कि इन दोनों का जो है मतलब अगर अभिसमय जो है उसका पालन नहीं किया गया तो वो भी एक प्रकार से ऐसा लगता है कि कानून का पालन नहीं किया गया, और इससे जो संबंधित कानून है उसको क्षति तो पहुंचेगी। इसलिए अभिसमयों का जो पालन है वो करना ही होता है। हालांकि डाइसी का जो ये कथन है वो पूर्ण सत्य नहीं है और इसे अभिसमयों के पालन का आधार भी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो अभिसमयों का उल्लंघन कानून के उल्लंघन को जन्म देता है। यह बात सभी अभिसमयों के संबंध में नहीं कही जा सकती। मतलब एक अभिसमय का अगर उल्लंघन हुआ है तो कानून का उल्लंघन हुआ है, सभी अभिसमय, क्योंकि सभी अभिसमय कानून से संबंधित तो नहीं है ना। तो इसलिए हम इस बात को, ये डाइसी का तर्क उदाहरण के रूप में भी लागू नहीं होता। जैसे लावेल कहते हैं
कि वैधानिक दृष्टि से संसद का अधिवेशन प्रतिवर्ष होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संसद प्रभु सत्ता संपन्न संस्था है, अतः कई वर्षों के लिए सेवा अधिनियम पास कर सकती है ना। तो वर्तमान करों को कई वर्षों के लिए स्वीकार भी कर सकती है, छोटे मोटे खर्च आकस्मिक निधि भी कर सकती है। तो ये सब बातें जो हैं, हम कानून और अभिसमय को मिलाने का प्रयास करें तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो अनुशक्ति है वो इसकी अलग तरह से व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा है जो इसको जिससे ये बनती है। इंग्लैंड जो आप देखिए कि अभिसमय को लोकमत की शक्ति प्राप्त है, और इसका प्रमाण क्या है कि यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन होता है, जैसा कि 1909 में लॉर्ड सभा ने लॉर्ड जॉर्ज के प्रगतिशील बजट को अस्वीकार किया, तो तुरंत ये मांग खड़ी होती है कि इस अभिसमय को कानून का रूप दे दिया जाए, है ना। वही बात है, बजट का जैसे वो करना एक तरह से अभिसमय ही है ना, प्रथा है, उसके पीछे कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इस तरह की बात होती है, किसी अभिसमय का उल्लंघन होता है, तब फिर वहाँ संसद के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर ये बात आती है कि क्यों ना इसको कानून का रूप दे दिया जाए, तो इसको मानना ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि जो अभिसमय है, इनके पीछे जो कन्वेंशन है ना, उनके पीछे कुछ सैंक्शंस है, कुछ अनुशक्तियां हैं, जिसके द्वारा इनको माना जाता है कि अभिसमयों का जो अस्तित्व है केवल अपने लिए नहीं है, इनका अस्तित्व इसलिए है कि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण है ना, इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं। तो इस संबंध में आप देखिए डाइसी, लॉवेल, ऑगोरिंग, जेनिंग्स, कॉर्टर आदि के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके अनुसार हम इसके कुछ कारण देते हैं कि जिसकी वजह से अभिसमयों को इतना मजबूत रखा गया है ब्रेन के अंदर। पहला इसका कारण है, इसके पीछे जो पहली सैंक्शन जिसको कहते हैं, जो अनुशक्तियां जिसको बोलते हैं, है ना, उपयोगिता। कि अभिसमय के पालन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता है। कि ब्रिटेन की समस्त शासन व्यवस्था, है ना, विशेष रूप से मंत्रिमंडलात्मक जो व्यवस्था है, वह किस पर आधारित है? अभिसमयों पर ही आधारित है। और अभिसमयों के उल्लंघन से ऐसी राजनीतिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी कि शासन व्यवस्था का संचालन ही असंभव हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये भी एक अभिसमय है कि लोक सदन का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल या तो त्याग पत्र दे दे या नए चुनाव करे। और ये इसलिए है कि यदि मंत्रिमंडल को सदैव विरोधी लोक सदन का सामना करना पड़े तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो इस प्रकार उपयोगिता के कारण ही उनका पालन वांछनीय तथा आवश्यक होता है। तो वास्तव में ये ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के खेल के नियम हैं, और इनका पालन किए बिना संसदीय लोकतंत्र के खेल को कभी भी नहीं खेला जा सकता। तो उपयोगिताओं के आधार पर भी अभिसमय माने जाते हैं। दूसरा इसके पीछे सैंक्शन है, शक्ति है, लोकमत की शक्ति। कि अभिसमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं, लेकिन इन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है, और यही इनके पालन का प्रमुख कारण है। कि लोकतंत्र में शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में ही निहित होती है ना। और इसी कारण से जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार अभिसमयों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। ब्रिटिश जाति जो राजनीतिक जागरूकता है, वह भी अभिसमय का कारण है। देखिए कि अभिसमयों को जनता की शक्ति तो प्राप्त है ही, इसके साथ ही ब्रिटिश जनता जो है वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है, और इसी कारण अभिसमयों के उल्लंघन का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। ब्रिटिश जनता में राजनीतिक चेतना अभाव होने पर अभिसमयों के उल्लंघन की आशंका हो सकती थी, लेकिन ब्रिटिश जनता जो है वो इतनी जागरूक है कि अभिसमयों का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। एक जागरूक जनता तथा उसका ध्यान रखती है। फिर एक राजनीतिक दलों में मतैक्य, है ना। ब्रिटेन के जो वर्तमान राजनीतिक दलों में ब्रिटेन के आधारभूत राजनीतिक जो ढांचा है के संबंध में मतैक्य भी जो है इन अभिसमयों के पालन का एक कारण है। वो कैसे? ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख दल इन अभिसमयों पर सहमत हैं और इनका पालन करते हैं, है ना। यदि ब्रिटेन में साम्यवादी दल जैसी किसी राजनीतिक शक्ति का उदय हो जाता तो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है ना। साम्यवादी लोकतंत्र अगर आ जाता तो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, तो अभिसमयों के पालन की कभी आशा की ही नहीं जा सकती थी। फिर ब्रिटिश जाति का स्वभाव देखिए। जो ब्रिटिश लोग जो हैं वो क्या हैं? रूढ़िवादी हैं, परंपरा प्रिय हैं, है ना। और ये अभिसमयों का जो पालन करने में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनके हृदय और मस्तिष्क अपने आप इनका पालन करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमको प्यास लगती है, हमारे शरीर की जो उसी तरह से अभिसमय उनके जीवन के अंदर घुल मिल गए। फिर जो अगली अनुशक्ति है उनकी मनोवैज्ञानिक अनुशक्ति। अभिसमयों का पालन करना एक मनोवैज्ञानिक कारण भी देखिए
क्योंकि व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो नियमों का पालन करना है, चाहे नियम लिखित हैं चाहे अलिखित हैं, है ना। अलिखित विधि हो या अभिसमय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनका पालन करने के अभ्यस्त हैं। जैसा कि जेनिंग्स कह रहे हैं कि शासन एक सहकारी कार्य है और केवल विधि के नियम ही सामान्य कार्रवाई का उपबंध नहीं हो सकते। व्यक्ति अपनी इच्छा से कई कार्यों को करता है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व क्या देखिए, और भी हमने उसी से इसको शुरू किया था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि लिखित संविधान प्राय बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के साथ नहीं चल पाते और देश तथा समाज की जो बदलती हुई आवश्यकता है ना, उसके अनुसार संविधान को व्यावहारिकता प्रदान करने का कार्य अभिसमयों के द्वारा ही किया जाता है। जो प्रथाएं हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से सभी देशों के संविधानों में अभिसमयों का जो अस्तित्व और उनका महत्व होता है, किंतु ब्रिटिश संविधान तो अलिखित है और जहां तक ब्रिटिश संविधान का संबंध है, अभिसमय संविधान की आत्मा है। ब्रिटिश संविधान में का जो महत्व है, हम देखिए आप कुछ बिंदुओं में इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान के विकास में सहायक है अभिसमय। संवैधानिक मार्ग इंग्लैंड ने अपनी यात्रा निरंकुश राजतंत्र से प्रारंभ की थी, हमने देखा इसको, किंतु आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। राजतंत्र से लोकतंत्र का जो ये रूप है, इंग्लैंड ने एकदम से प्राप्त नहीं किया, बल्कि इसके लिए एक लंबा रास्ता उसने तय किया था। और इस विकास का जो श्रेय है वो किसको किसको जाता है कि मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ये सब कुछ अधिकार पत्रों को तो दिया जा सकता है ना। वहाँ अधिकांश में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं द्वारा ही हुआ था। ये कई चीजें जिसने हमने देखी थी उसमें कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, सम्राट लोकसंघ के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करेगा और मंत्रिमंडल उस समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसे लोकसदन का विश्वास प्राप्त है। तो यदि इस श्रेणी में कुछ परंपराएं हैं, तो इस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में संविधान का जो विकास है वो किसके कारण हुआ? अभिसमय या परंपराओं के कारण ही हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि संविधान को कार्य रूप दान करने का कार्य करते हैं अभिसमय, कि परंपरा न केवल संविधान के विकास में सहायक हुई बल्कि वो कार्य रूप भी प्रदान किया। जो इंग्लैंड में जो सम्राट है वो क्या है? कानूनी संप्रभु है, तथा मंत्रिमंडल, संसद, अंत में जनता, ये राजनीतिक संप्रभु है। तो ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण अपनाने पर शासन के जो विभिन्न पक्षों में एक तरह से विरोध उत्पन्न हो जाएगा, अव्यवस्थाएं फैल जाएगी। अतः एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है और इस परंपरा के कारण राजनीतिक संप्रभु तथा कानूनी जो संप्रभु है उनमें आपस में सामंजस्य बना हुआ है ना। फिर इन्होंने जो अभिसमय के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करती है। ये परंपराएं न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक हैं, बल्कि ये क्या करती हैं कि संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती हैं। जैसे वहाँ एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक का 3 वाचन होना चाहिए और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दीबाजी, मतलब एक वाचन होगा, 2 वाचन होगा, तीसरा, तो उससे क्या है कि कानून जो बनेगा उसमें जल्दीबाजी नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार इस परंपरा से कि लॉर्ड सभा की बैठकों में जिनमें वह न्यायालय के रूप में कार्य करे, कानून लॉर्ड को भी सम्मिलित होना चाहिए, कानूनी लॉर्ड को। तो इससे क्या होगा कि न्याय कार्य ठीक प्रकार से चलेगा क्योंकि कानूनी लॉर्ड भी वहाँ बैठा हुआ है ना। किसी प्रकार के न्याय जो है, किसी प्रकार का अन्याय के अंदर परिवर्तन होने का खेल नहीं होगा। तो ब्रिटेन में जो विरोधी दलों की समस्त मान्यता है वह सब किस पर आधारित है? अभिसमयों पर भी आधारित है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकारों की रक्षा है वह भी अभिसमय के आधार पर। देखिए, प्रजातंत्र जिसे क्या कहा जाता है? जनता का शासन कहा जाता है। तो व्यवहार में अनेक बार ये बहुमत वर्ग या अत्याचारी शासन भी बन जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि वहां अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारोों की रक्षा करते हैं। फिर कहा कि राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना। कैसे सफल बनाते हैं ये? कि अभिसमयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है और अभिसमयों के आधार पर ही राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं वो सम्राट के प्रति श्रद्धा की भावनाओं को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे जैनिंग कहते हैं कि ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय किसको प्राप्त है? अभिसमयों को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही ब्रिटेन के संविधान में लचीलापन आ गया है ना। तो संविधान के इस लचीलेपन के कारण ही ये जो शासन व्यवस्था है वह कई तूफानों का सामना
कर पाई है।